देखिए, हम लोग अब बात करेंगे फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट का। तो फॉर्मर सूट का कॉन्सेप्ट क्या है और सब्सिक्वेंट सूट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं। जब हम बात करते हैं फॉर्मर सूट की, तो दो टर्म यहाँ पर निकल के आएगा हमारे लिए। एक आता है जिसको हम कहेंगे फॉर्मर सूट, मैं डायरेक्ट एकदम इजी वे में बता रहा हूँ आप लोगों को, और विथ डिफरेंस बता रहा हूँ। दूसरा टर्म आता है सब्सिक्वेंट सूट। सो फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट। फॉर्मर सूट का जब हम लोग डिस्कस जिक्र करेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने आपसे पहले कहा था लास्ट सेशन में कि जब भी रिस जूडिकेटा के टर्म की बात करेंगे, तो यहां पर इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि कोई भी सूट होगा या कोई भी इशू होगा। जो सूट या कोई इशू हो, सूट और इशू का डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो या तो सूट हो या तो इशू हो, जो कि ऑलरेडी मान लीजिए कि सूट डिसाइड हो गया और उसमें इशू था, वो इशू डिसाइड हो गया। और जस्ट इमेजिन, एक रैंडम ले लेते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि किसी सूट में अगर 4 इश्यूज होंगे, तो जज साहब ने क्या किया कि 3 इश्यूज या 2 इशू डिसाइड कर दिया, बाकी का 2 इशू छोड़ दिया। अगर 2 इश्यूज मान लीजिए छोड़ दिया गया, तो उन इश्यूज के लिए हम दोबारा से केस ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, या रेस जुडिकेटा से बाहर नहीं है। क्योंकि ये कहता है कि नो कोर्ट शेल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली, अगर वो डिसाइड किया जा चुका, तो जो इशू डिसाइड नहीं हुआ और अगर कोई सूट ही डिसाइड नहीं हुआ, तो उसके लिए हम दोबारा से मैटर ला सकते हैं। तो फॉर्मर सूट का सीधा मतलब है वो सूट जिसमें कोर इशू, मेन मैटर, मेन मुद्दा कोर्ट ने डिसाइड करके दे दिया था। सो फॉर्मर सूट मीन्स द सूट which has been decided earlier in the point of time। तो यहां पर आप कह सकते हैं फॉर्मर सूट का मतलब होता है सूट which has been, या that has been भी कर सकते हैं, which has been decided earlier, जिसको अर्लियर डिसाइड किया जा चुका है। लेकिन अगर हम सब्सिक्वेंट सूट की बात करेंगे, तो सब्सिक्वेंट सूट का मतलब है द सूट विल बी डिसाइड इन फ्यूचर, या आने वाले समय में डिसाइड होगा। सो द सूट दैट इज बीइंग ऑफ बीइंग डिसाइड लेटर, डिसाइड लेटर बाद में डिसाइड होगा। अगर हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने पर आ जाएं, इसमें जो हमारा मामला है, इसमें एक चीज याद रखेंगे, इसमें हमारा डेट ऑफ डिसीजन पर मामला चलता है। याद रखिएगा, डेट ऑफ डिसीजन, फाइलिंग की डेट हम काउंट नहीं करेंगे। यानी कि फॉर्मर सूट का पहचान करना कि वो फॉर्मर सूट कहां से काउंट कर रहे हैं, तो नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग बट फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, किस तारीख को डिसीजन आया है उसमें से। और डेट ऑफ डिसीजन के साथ यहां से भी अगर कनेक्ट करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, सब्सिक्वेंट सूट बेसिकली बेस्ड ऑन आफ्टर द फॉर्मर सूट। तो सब्सिक्वेंट सूट में क्या होगा, आफ्टर द फॉर्मर सूट। तीसरी बात जो हम यहां पर समझ सकते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और ये सब मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, सब यहीं से निकाल के दे रहा हूं, इस फर्स्ट लाइन से ही निकल जाएगा सब। यदि कोई मैटर दैट वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट वाज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, यदि कोई मामला जो कि डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू था, फॉर्मर सूट में था, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो दैट डिसीजन इज बाइंडिंग। सो डिसीजन बाइंड्स पार्टीज। लेकिन जब हम सब्सिक्वेंट सूट की बात कर रहे हैं, तो सब्सिक्वेंट सूट में होगा क्या, द सब्सिक्वेंट सूट इज बार्ड बाय रेस जूडिकेटा। ये रेस जूडिकेटा के कॉन्सेप्ट की वजह से बार हो जाएगा। इट इज बार्ड बाय
res judicata if it is related with the same matter, it is related with the same matter और सेम इशू। तो सेम मैटर हो या सेम इशू हो तो ये बार हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेस जुडिकेटा। एग्जाम्पल ले सकते हैं आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। मान लीजिए ए नाम के पर्सन ने एक सूट फाइल किया इन द ईयर ऑफ 2018, जस्ट से 2018 में, and that suit was decided by the court in the year of 2021, and of course there is a party A and A versus B। तो यहां पर जो डेट ऑफ डिसीजन होगा, मान लीजिए 1 अगस्त 2021 रैंडम डेट। सो सूट ए या सॉरी सूट 1 या फर्स्ट सूट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट इन द ईयर ऑफ 2021। अब क्या होता है कि अगर अब यहां पर बात करें कि एक सेकंड सूट लाया जाता है, सूट नंबर 2, एंड दैट इज फाइल्ड बाय बी इन द ईयर बी अगेंस्ट ए इन द ईयर ऑफ 2019 में बी ने एक ए के खिलाफ सूट फाइल किया। सो सूट इज फाइल्ड बाय बी इन द ईयर ऑफ 2019 एंड इट इज डिसाइडेड इन द ईयर ऑफ 2022। तो ये कहलाएगा हमारा सब्सिक्वेंट सूट। सेम सिचुएशन, कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर ए ने बी के खिलाफ एक सूट फाइल किया और दैट सूट वाज इन द ईयर ऑफ 2017, बट दिस सूट वाज डिसाइडेड इन द ईयर ऑफ 2022। मान लीजिए सूट फर्स्ट सूट इज फाइल्ड इन द ईयर ऑफ 2017, डिसाइडेड इन द ईयर ऑफ 2022। अब यहां पर सीन क्या हो जाए कि अगर मान लीजिए दूसरा सूट फाइल होता है, सेकेंड सूट दैट इज इन ईयर ऑफ 2019 एंड दिस इज डिसाइडेड इन द ईयर ऑफ 2020। ध्यान से समझिएगा, फर्क समझ आ रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। तो जो डिसाइड हो गया, देखिए पहला केस आया 2017 में, डिसाइड होता है 2022 में, दूसरा केस आता है 2019 में और दूसरा केस डिसाइड हो जाता है 2020 में। तो अगर ये डिसाइड हो गया तो इसको हम कह देंगे फॉर्मर सूट। मतलब हमें ये चीज पकड़नी है कि कौन सा केस पहले डिसाइड हुआ है। रेस जुडिकेटा के कॉन्सेप्ट से अगर हम चलेंगे तो सब्सिक्वेंट सूट का मतलब क्या है, दैट इज आफ्टर द फॉर्मर सूट। इफेक्ट आपको मैंने पहले बता रखा है, जब भी कोई फॉर्मर सूट डिसाइड होगा तो फॉर्मर सूट डिसाइड होने का मतलब है कि अगर सेम मैटर, सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम इशू इन द सूट, इन द केस is again brought before the court in a second suit, then it is barred by the concept of res judicata। so second suit जो है वो res judicata के कॉन्सेप्ट से बार हो जाएगा। ये बात यहां पर क्लियर होती है। यानी इन द नट सेल अगर हम समझें तो फॉर्मर सूट का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मर सूट का मतलब है वो केस जिसको कि पहले डिसाइड किया गया था। ऐसे भी एक सिचुएशन एक रैंडम ले सकते हैं, मान लीजिए समझने के लिए। थर्ड सिचुएशन, ए ने बी के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन था, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज देयर, और वो केस मान लीजिए फाइल करता है जैसे 2023 में, और 2023 के जुलाई के महीने में फाइल करता है, और ये मामला डिसाइड होता है 2025 के जस्ट से अप्रैल में डिसाइड होता है। इधर बी ने क्या किया था, 2024 में नहीं, ये मान लीजिए कि 2022 में ही फाइल कर दे पहले, ठीक, इसने 2022 में फाइल किया होगा, और ये मामला अगर 2024 में डिसाइड होके आ गया तो ये वाला मामला जो है, बी वाला मामला जो है, ये फॉर्मर सूट की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बात मैं बार बार कह रहा हूं कि डेट ऑफ फाइलिंग से नहीं पकड़ना है, किसी भी पॉइंट से आपको हमेशा डेट ऑफ डिसीजन से पकड़ना है। सो फॉर्मर सूट में
यहां पर आप समझ लेंगे, एकदम सिंपल है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। फॉर्मर सूट का मतलब होता है द वन डिसाइडेड फर्स्ट। डिसाइडेड फर्स्ट, डिसाइडेड बट नॉट दी फाइलिंग फर्स्ट। फाइलिंग फर्स्ट नहीं, डिसाइडेड फर्स्ट, तो जो पहले डिसाइड हुआ है। दूसरी बात, इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइलिंग डेट, इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइलिंग डेट। सो फाइलिंग डेट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। सबसिक्वेंट सूट का मतलब क्या हो गया फिर? सबसिक्वेंट सूट का मतलब है द वन डिसाइडेड लेटर, द वन, ऊपर से उठा लिया मैंने कॉपी पेस्ट, द वन डिसाइडेड लेटर। सो अगर फॉर्मर सूट में इश्यूज सेटल हो चुका है तो सब्सिक्वेंट सूट इन एनी सर्कमस्टांसेस कैन नॉट रीओपन एट एनी कॉस्ट। सो वंस द फॉर्मर सूट हैज सेटल्ड, अगर फॉर्मर सूट ने सेटल कर दिया है, एन इश्यू द सब्सिक्वेंट सूट, द सब्सिक्वेंट सूट कैन नॉट रीओपन, ये किसी भी हालत में रीओपन नहीं हो सकता है। उसी मुद्दे को, उसी मैटर को दोबारा से हम नहीं ला सकते। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक ही पॉइंट आपको पकड़ना था, डिसाइडिंग का पॉइंट। और ये मैं मेरे घर से नहीं बता रहा हूं, बार बार ही कह रहा हूं, यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी देख सकते हैं पढ़ के, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue had been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो हर जगह यही बात आपको मिल रही है बार बार कि भाई इशू है या सूट है, इशू है, मुद्दा है या सूट है। तो वो चीज यहां पर क्लियर कर दिया है। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो कि हम लोग को अक्सर कंफ्यूज करके जाता है, वो है सेम पार्टीज। तो यहां तक तो सारा का सारा मामला हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब सेम पार्टीज का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सेम पार्टीज, PARTIES होगा ना, पार्टी। अब सवाल ये उठता है सेम पार्टी का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसके सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके ही करेंगे। यानी हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रेस जुडिकेटा। सो फॉर रेस जुडिकेटा टू अप्लाई, या यूं कहिए कि रेस जुडिकेटा को अगर लागू कराना है या रेस जुडिकेटा अप्लाई कराना है, द पार्टीज इन बोथ द सूट मस्ट बी द सेम। अगर रेस जुडिकेटा के कॉन्सेप्ट से सब्सिक्वेंट सूट को आप बार करना चाहते हैं तो पहले वाला सूट और दूसरे वाला सूट का जो पार्टी होना चाहिए वो पार्टी हर हालत में सेम होना चाहिए। अब पार्टी का मतलब कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो चीज यहां पर समझनी है। यानी कि अगर हम सेम पार्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि द सेम पर्सन, पार्टीज का मतलब होता है द सेम पर्सन और पर्सन्स जो कि पहले वाले सूट में पार्टी थे। सो द सेम पर्सन्स हु वर पार्टीज इन द फॉर्मर सूट। तो जो पहले वाले सूट में पार्टी था, पर्सन था, वही पर्सन आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहां पर गीता वर्सेज सुप्रिया, एक ऐसे रैंडम नाम ले लिया, गीता वर्सेज सुप्रिया, तो यहां गीता है, यहां सुप्रिया है, तो ये एकदम स्पेसिफिक है, प्रॉपर नाउन है ये। अब यही पलट के आ जाए सुप्रिया वर्सेस गीता, अब ये नाम तो सेम हो सकता है लेकिन किसका एड्रेस, एड्रेस भी तो देखना होगा। तो यहां पर मान लीजिए कि ये महिला किसी दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में रहती है, ये भी दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में रहती है, तो जो एड्रेस यहां पर दिया है फर्स्ट सूट में वही एड्रेस निकल के आता हो सेकंड सूट में। तभी तो कहेंगे नाम तो भाई गीता दिल्ली में है तो कानपुर में भी गीता नाम की महिला हो सकती है। अगर सुप्रिया नाम की महिला दिल्ली में मौजूद है
तो हरियाणा में भी सुप्रिया हो सकती है, पंजाब में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, उड़ीसा में हो सकती है। सो सुप्रिया वर्सेस गीता, यानी कि पर्सन दोनों सूट में सेम रहेगा। तो फर्स्ट सूट में और सेकंड सूट में दोनों में पर्सन सेम होगा, उसी को हम पार्टी बोलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह कहता है, सेम पार्टी का मतलब होता है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। सो देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और सक्सेसर्स। जैसे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गया, मान लीजिए गीता मर गई, गीता की उम्र थी 65 ईयर्स, तो यहां पर उसका बेटा या उसकी बेटी आ गई, जैसे कि उसकी बेटी आ रही, तो अगर फॉर्मर सूट में गीता के मरने के बाद वहां पर लीगल एयर के तौर पर उसकी बेटी आई और उसका नाम मान लीजिए है रीता, तो अब यहां पर अगर रीता आती है केस लेकर के सब्सिक्वेंट वाला, रीता वर्सेस सुप्रिया, तो इसको हम कहेंगे सेम पार्टी। क्योंकि रीता कौन है? गीता की डॉटर है, गीता की एलआर है, या डायरेक्ट एलआर बोल दें, कुछ भी बोल दें आप, डॉटर बोले एलआर बोले, दोनों। इसके अलावा लीगल रिप्रेजेंटेटिव या सक्सेसर्स, तो इसमें कौन कौन आता है? पहला एयर्स, दूसरा एग्जीक्यूटर्स, और तीसरा असाइनी। ये तीनों यहां पर इंक्लूड होते हैं। सो द होल कॉन्सेप्ट इज व्हाट? द होल कॉन्सेप्ट एंड द और द आइडिया इज दैट कि इफ टू पीपल और इफ टू सक्सेसर्स, यानी कि दो लोग या उनके दो सक्सेसर, चाहे वो एयर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटर्स हो, चाहे वो असाइनी हो, तो दो लोग, टू पीपल या टू सक्सेसर, अगर ये ऑलरेडी पहले से लिटिगेट कर चुके हैं, आपस में केस केस खेल चुके हैं, सूट सूट खेल चुके हैं, कोर्ट कोर्ट खेल चुके हैं, और इनके बीच में वो मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इन वन केस, then they cannot contest, they cannot fight on the same issue again in another case। तो या तो गीता वर्सेस सुप्रिया हो जाए, या गीता की बेटी वर्सेस सुप्रिया हो जाए, या गीता वर्सेस सुप्रिया की बेटी हो जाए, या सुप्रिया की बेटी वर्सेस गीता हो जाए। मतलब या तो पर्सन आ जाए, या तो पर्सन का उत्तराधिकारी आ जाए, उसका एग्जीक्यूटर्स आ जाए, उसका असाइनी आ जाए। तो उस सिचुएशन में अगर दोनों पार्टीज के बीच में मामला पहले से ऑलरेडी सेटल किया जा चुका है, इशू सेटल हो चुका है, दोनों आपस में लड़ाई कर चुके हैं, मुकदमा मुकदमा खेल चुके हैं, इन दैट कंडीशन सेकंड केस इज टोटली बार्ड। अब यहां पर एक और चीज बताता हूं, ये तो हो गया पार्टी का खेला। अब आइए इसमें दूसरी चीज, parties must also be litigating under the same title। What is the meaning of title? Anybody can tell me? The parties must also be litigating under the same title। What is the meaning of title? Anybody can tell me what is title? टाइटल किसको कहते हैं? टाइटल सर ऑनरशिप सर। ओनरशिप। जैसे सर जैसे सर एक लैंड के लिए जो हुआ है, उसी हाँ, लैंड के लिए फिर दोबारा होना चाहिए, जो सब्सिक्वेंट शूट होगा वो भी मतलब सेम लैंड के लिए ही होगा, तो वो सेम टाइटल होगा। या फिर अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उनके एंसेस्टर्स ने उस प्रॉपर्टी पे अगर लिटिगेशन किया है और हम्म वो कंटेस्टेड रहा है, तो वो हम्म सेम टाइटल जो है वो उनको अपने एंसेस्टर से आया है, हम्म तो वहां पर भी सर ये अप्लाई होगा। ओके। देखिए, टाइटल का मतलब होता है, एक तरीके से सिंपल हिंदी मतलब समझते हैं तो कहते हैं एक तरीके का नामकरण समझिए, पदवी होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका इंडिविजुअल नाम है, किसी का नाम सीता, गीता, रीता, कोई भी नाम है, हु इज सीता, तो हम कह सकते हैं कि सीता वो है जिसके नाम से ये मकान है। तो नाउ शी सीता इज द मकान मालकिन, शी इज द लैंड लेडी और हाउस ओनर। या सीता वो है जो किराएदार है, तो उसका टाइटल है किराएदार, तो सीता इज अ किराएदार और टेनेंट।
या सीता अगर मालकिन है मकान की तो शी इज दी ओनर। तो टाइटल का मतलब होता है वो पदवी, वो लीगल पोजीशन। सो टाइटल का मतलब बहुत लोग नहीं जानते हैं, हम लोग केस लड़ लेते हैं, फैक्ट ये है, वैसे बुरा मानने वाली बात नहीं है किसी की। सो टाइटल मीन्स देयर लीगल पोजीशन, किस पोजीशन से, किस हैसियत से केस लड़ रहा है कोई, किस हैसियत से मुकदमा केस फाइल किया उसने, क्या मकान मालिक की हैसियत से किया या उसने किराएदार की हैसियत से किया। सो देयर लीगल पोजीशन इन बोथ द सूट्स। मतलब अब ऐसे समझ लीजिए, बोथ द सूट, अगर मैंने कहा अभी गीता वर्सेस सुप्रिया, तो यहां पर गीता मान लेते हैं कि एक ओनर है, लैंडलॉर्ड है, या लैंड लेडी, हाउस ओनर, जो भी कह सकते हैं, और सुप्रिया कौन है, किराएदार है। तो ये फर्स्ट सूट है। अब सेकंड सूट जो फाइल करते हैं यहां पर, उस सेकंड सूट में भी यहां पर टेनेंट यानी कि सुप्रिया, और यहां पर वर्सेज ओनर यानी कि गीता आनी चाहिए, या गीता का जो लीगल एयर है, सक्सेसर है, असाइनी है, वो अगर आता है, या एग्जीक्यूटर है वो आता है, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, सेम टाइटल कहलाएगा। So the parties must also be litigating under the same title, and the title means the legal position in both suits must be the same. एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, ओनर वर्सेस टेनेंट, टेनेंट वर्सेस ओनर। हाँ, अब यहां पर एक और चीज समझिए, अगर मैं यहां पर आपके लिए सीन बदल देता हूं, एक बार में यहां पर ओनर हो जाए, ओनर वर्सेज मॉर्टगेजी। मॉर्टगेजी समझते हैं आप लोग, मॉर्टगेजी क्या होता है? जो नहीं समझते उनके तो ठीक है, जो समझते हैं बताएं। ओनर वर्सेज मॉर्टगेजी, मॉर्टगेजी कौन होता है? मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट होता है, मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है? मॉर्टगेज का मतलब होता है बंधक, बंधक होता है शायद हिंदी में। मॉर्टगेज का सिंपल मतलब समझिए कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। यानी कि अगर मैं कोई फ्लैट खरीदता हूं और बैंक से जाके कहता हूं भैया मुझे बैंक लोन दे दो, तो बैंक वाला कहेगा भाई मेरे को क्या दोगे? तो मैं कहूंगा कि भैया जो प्रॉपर्टी पर लोन ले रहा हूं, जिस घर पर या जिस दुकान पर, जिस प्रॉपर्टी पर मैं लोन ले रहा हूं या लेना चाहता हूं, उसके डॉक्यूमेंट्स मैं तुमको दे दूंगा। तो वो क्या करेगा कि वो मेरे डॉक्यूमेंट के कागजात यानी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स रख लेगा, तो और बदले में मुझे लोन दे देगा। तो बैंक ने मुझे लोन दिया, तो बैंक मेरे लिए क्या है, मॉर्टगेजी है, मॉर्टगेजी। और मैंने उसको डॉक्यूमेंट दिया, तो मैं कौन हूं, यानी कि जो ओनर, मैं तो ओनर ही था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पर उसको दे दी, यानी कागज दे दिया, तो उसको कहेंगे मॉर्टगेजर। तो मैं हो गया मॉर्टगेजर और मेरा बैंक हो गया मॉर्टगेजी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो ओनर है वो मॉर्टगेजी के खिलाफ केस फाइल कर दे। तो पहले केस में कुछ और सीन रहे, दूसरे केस में कुछ और सीन रहे, यानी पहले में ओनर वर्सेज मॉर्टगेजी हो जाए और दूसरे केस में ओनर वर्सेज मॉर्टगेजर हो जाए, तो बदल जाएगा। तब ये रेस जुडिकेटा से बाहर नहीं होगा, इसको आप नहीं रोक सकते। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, डोंट वरी। एक एग्जांपल देता हूं एकदम सेम सिचुएशन पर, सेम इंडिविजुअल पर। देखिए इंडिविजुअल्स, एक पहले मान लेते हैं फर्स्ट सूट। ए नाम के पर्सन ने बी नाम के पर्सन के खिलाफ एक सूट फाइल किया बाय स्टेटिंग दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। सो मैं भैया क्या हूं, मैं मकान मालिक हूं या जमीन का मालिक हूं, वॉटेवर। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और कहा कि भैया बी इज द ओनर, सो बी इज द ओनर। तो यहां पर क्या हो गया, डिसाइड हो गया। तो मुद्दा क्या हो गया, ए ने जिस हैसियत से, यहां टाइटल की बात करेंगे तो टाइटल क्या है उसका, मकान मालिक का। लेकिन अब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि बी इज दी ओनर, तो अब बी के माथे पे टाइटल क्या लग गया, बी हो गया ओनर एज पर दी कोर्ट डिसीजन, कोर्ट ऑर्डर, डिक्री, जजमेंट जो कहना कह लें, उसके बेस पर अब बी हो गया ओनर। सब्सिक्वेंट सूट अगर मान लीजिए सेकंड सूट आता है और सेकंड सूट में अगेन ए को खुजली हुई और वो खुजली कर मिटाने के लिए फिर से केस फाइल करता है बी के खिलाफ, सेम लैंड सेम ओनरशिप। अगर ए ने ओनरशिप को फिर पकड़ लिया कि मैं ही मालिक हूं और फिर जाकर के बी के खिलाफ केस फाइल करता है, सेम प्रॉपर्टी पर करता है, तो यहां पर जो मामला आएगा वो रेस जुडिकेटा से बाहर होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बी इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट कि भैया बी जो है ओनर है।
तो जब ये ओनर है, ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, और ये यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि बकायदा इसको आप टेनेंट कह लो या ट्रेसपासर कह लो, वट एवर, लेकिन बी इज द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो पहले तो यहाँ पर सेम पार्टी देख लेंगे। तो पार्टी का मतलब ए वर्सेज बी, पार्टी का मतलब नाम हो गया, पार्टी का मतलब उसके बच्चे हो गए, पार्टी का मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, पार्टी का मतलब उसका एयर हो गया, पार्टी का मतलब उसका असाइनी हो गया, पार्टी का मतलब उसका सक्सेसर हो गया। और टाइटल की बात करेंगे तो भैया टाइटल क्या है, एक यहाँ पर मान लीजिए ये कह रहा था कि मैं मकान मालिक हूं, बी कह रहा था कि मैं मकान मालिक हूं, तो बेचारा इसको तो कंसीडर नहीं किया। अब कोर्ट ने कह दिया कि भैया तुम मकान मालिक हो, तो अगेन यहाँ पर बी क्या है, ओनर, और ए कोई भी नहीं हो सकता है ट्रेस पासर हो, किराएदार हो, वट जो भी इसकी हैसियत हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये मैटर डिसाइड हो गया, तो रेस जुडिकेटा से बाहर है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये इंडिविजुअल था, दूसरे में लेते हैं। अब ये वही तो कर लिया। अब चलिए मान लेते हैं एक्स एक नाम का एक पर्सन है, एक्स नाम के पर्सन ने वाई नाम के पर्सन के खिलाफ टाइटल का मुकदमा फाइल किया, दिस इज कॉल्ड टाइटल सूट। एक्स ने बी के सॉरी वाई के खिलाफ टाइटल सूट फाइल किया एक घर के लिए। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, बोले वाई के पास टाइटल है। टाइटल का मतलब समझ जाइए, टाइटल सूट का मतलब देखिए, जब भी हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग कोर्ट में केस भी लड़के जीत जाते हैं, यार सर टाइटल सूट है, टाइटल सूट, व्हाट डू यू मीन बाय टाइटल? टाइटल का मतलब है पदवी, आपको उसका कुछ तो बना दिया। एक जैसे आम आदमी घूमता है रोड पर, एक लड़का है अनमैरिड है, तो उसका टाइटल तो लग गया अनमैरिड। एक टाइटल हो सकता है सिंगल, जैसे शादी हो जाती है किसी लड़की के साथ, तो लड़के के साथ जो भी एक्स वजह, तो उसका टाइटल हो जाता है हस्बैंड का, तो उसका पद भी हो गया हस्बैंड का, दैट इज द टाइटल। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, किराएदार कौन है, तो यहाँ पर टाइटल आ गया। सो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि बाई जो है वो होल्ड करता है। अगर मान लीजिए एक्स मर गया, आफ्टर एक्स डेथ, एक्स के मरने के बाद, अब उसका बेटा आता है एक्स का सन, वो कौन है भाई, लीगल एयर। और ये भाई साहब आते हैं, कहते हैं अरे यार मैं अपने बाप का बदला लूंगा। अब ये भाई साहब पहुंच जाते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइप में, एक्स जो है वाई के खिलाफ सूट लेके आ जाता है, सेम हाउस के लिए, सेम प्रॉपर्टी के लिए, सेम मैटर के लिए केस फाइल करता है। नाउ द सन इज क्लेमिंग अंडर द आइटम ऑफ एक्स, यानी एक्स के बेस पर कूद रहा है ये। तो यहां पर ये दोनों पार्टीज हैं, ये एक्स है और ये वाई है, यहां पर एक्स का बेटा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सेम पार्टीज। तो अगर सेम मैटर है, मैटर मतलब झगड़े का विषय वस्तु, कोर सब्जेक्ट, कोर डिस्प्यूट, और सेम टाइटल है और सेम पार्टीज है, तो कोई डाउट ही नहीं है कि रेस जुडिकेटा लगेगा। सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेम पार्टी। और भी एग्जांपल दे देता हूं, मैंने बोला है बड़े आराम से समझ लेना, आप जिंदगी भर के लिए जो है ना प्रॉब्लम ही खत्म। मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन जहां पार्टीज ट्रांसफरी हो जाए, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ले रहा हूं, या असाइनी हो जाए। असाइनी का मतलब होता है अपने तरफ से असाइन करने वाला, असाइनर असाइनी। मान लीजिए कि ए ने बी के खिलाफ एक मुकदमा फाइल किया रिगार्डिंग दी राइट्स। अब राइट्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं फॉरगेट द टर्म एक्चुअल, बोलते बोलते मैं, अच्छा चलिए फिर मैं डील करता हूं। ए का कुछ अपना प्रॉपर्टी पर राइट्स होता है, उस राइट्स के लिए ए ने बी के खिलाफ एक मुकदमा फाइल किया, और जब सब्सिक्वेंट सूट आता है, ये फर्स्ट सूट है, जब सब्सिक्वेंट सूट आता है, उसके पहले ए ने क्या किया था, ये प्रॉपर्टी बेच देता है किसी सी नाम के पर्सन को। ए ने क्या कर दिया है, सेल कर दिया प्रॉपर्टी किसी सी नाम के पर्सन को। नाउ अब सी भाई साहब जो आ जाते हैं, वो आते हैं बी के जगह पर। यानी आप यूं समझिए कि आपका अपना घर है, आप अपना घर या अपनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, तो आपके बेचने के बाद जो खरीदार है, जिसको आपने बेच दिया है, जो इसने आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, अब वो आपके घर में रहने आएगा। तो जो अब आपके घर में रह रहा है, उसने सामने वाली पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। सो नाउ सी इज फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट बी। अब यहां पर क्या है,
सी कौन है, व्हाट इज द हैसियत ऑफ सी, सी की औकात क्या है, सी की हैसियत क्या है, सी का टाइटल क्या है, सी का रेपुटेशन क्या है, टाइटल का मतलब रेपुटेशन, इस सेंस से बात कर रहा हूं। तो सी इज क्लेमिंग अंडर दी ए, सी जो है जो भी दावेदारी कर रहा है वो क्या कहेगा, सी जाके कोर्ट में कहेगा जनाब ये वो प्रॉपर्टी है जिसको मैंने ए से जस्ट 1 महीने पहले 70 लाख रुपए में परचेज कराई है, पेड 70 लाख रुपीज फॉर दैट, चौड़े हो गए कहेगा, 1 करोड़ में जिया है, अगर वो गुड़गांव का प्रॉपर्टी हुआ तो बोलेगा 100 करोड़ का है। सो नाउ अब सी भाई साहब केस फाइल कर रहे हैं सेम बी के खिलाफ, तो यानी सी इज क्लेमिंग अंडर ए, देन ही इज ट्रीटेड एज द सेम पार्टी, और इस कंडीशन में यहां पर आ जाएगा रेस जुडिकेटा, और ये बार कर देगा कि ना अब तुम भागो यहां से। ये आप मत कह देना कि सर ये तो दूसरा पार्टी है, सर दूसरा पार्टी नहीं है, ये वही पार्टी है। किसके नाम पर आ रहा है, सी के नाम पे आ रहा है, इसलिए मैंने ये आपको हटके जो मामला है वो दिखा दिया। चलिए और दिखा देता हूं कुछ और एग्जांपल्स, एक और रैंडम एग्जांपल लेते हैं। चलिए घर का लिया, गाड़ी का लेते हैं। ए नाम का पर्सन है, बी नाम के पर्सन के खिलाफ एक मुकदमा फाइल किया, और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, जस्ट से कार, कोई कार हो 25-30 लाख रुपए की, जस्ट 30 लाख रुपए की कोई कार हो। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा फाइल करके कहा कि भैया जो ये कार है वो मेरी कार है, आई एम दी ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कार। अब क्या होता है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला आता है, एंड व्हाट इज दैट, और वो ये कहता है इसमें कि एक मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर है, और स्ट्रेंजर आकर के कहता है, स्ट्रेंजर मान लीजिए नाम लेते हैं सी, जिसका ए से कुछ लेना देना नहीं है, उसका बी से कुछ लेना देना दे, कोई लेना देना, नो कनेक्शन, ना तो ए से लेना देना है ना तो बी से लेना देना, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये सी भाई साहब आते हैं और ये बी के खिलाफ सीधे मुकदमा फाइल करते हैं उसी कार के लिए कि ना 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 ये तो कार मेरी है भैया, दिस इज माई कार। ये हो सकता है कल को कहे कि भाई मेरी कार चोरी हो गई, दिस हुआ, होता क्या है, चोरी का कार है, वैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी थी, किसी चोर ने चुरा ली, और चोर ने चुरा करके मेरे को बेच दी, और मैंने किसी और को बेच दी। चोर ने मेरे को बेचा 30 लाख में, मैंने बेच दिया 35 लाख में, या 5 लाख कम ही में लॉस में बेच दिया। तो अब यहां पर क्या है कि अब आप पीछे से एंट्री मार रहे हैं, मैं तो क्या कर रहा हूं, मैं इसको और एग्जांपल को इजी करता हूं। जैसे मान लीजिए यू आर दी ओनर, ओनर ऑफ दी कार, ऐसे एग्जांपल लेता हूं पी, ठीक, ऐसे रैंडम ले रहा हूं। इसकी कार क्या हो गई, चोरी हो गई, थेफ्ट में चली गई। अब ये जब चोरी हो गई कार, तो पी की कार को एक चोर जो है, थीफ जो है, एक चोर क्या करता है, बेचता है किसी एक्स नाम के पर्सन को, और एक्स जो भाई साहब हैं वो बेच देते हैं वाई को। ये फर्दर वाई भी बेच सकता है जेड को, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो खैर वहां तक नहीं जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं करते, इस पे यहीं पर रहते हैं। सो यहाँ पी, पी है जो मालिक है, इसकी कार चोरी हो गई, चोरी की कार जो है एक्स, एक्स को बेची, एक्स चोर ने एक्स को बेच दिया, एक्स ने वाई को बेच दिया, तो यहां तक जाके रुक जाते हैं। अब एक्स और बी वाई के बीच में मान लीजिए झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर, वाई कहता है कि भाई ये मेरी कार थी पहले से, मैं ही इसका मालिक था, तू मेरे को क्या बेचेगा। या जो चोर जो एक्स को कार बेच रहा है वो यहां पर इस केस में आके कह दे कि अरे नहीं नहीं ये तो मेरी ही कार थी, एक्स कहता है नहीं ये मेरी कार है, तुम तो चोर हो, वास्तव में कोई इनमें से कोई मालिक नहीं है। अब अगर मान लीजिए एक्स वर्सेज बाई, एक सिचुएशन हाइपोथेटिकल ले लें, एक्स और बाई के बीच में मुकदमा हो रहा है, और उसमें से भाई साहब बी जो है, पी जो है एंट्री मार दें, तो उस केस में सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन नहीं होगा। सो नॉट बिटवीन द सेम पार्टीज, पहले वाला केस में कोई और था, दूसरे वाले केस में कोई और है। सो इफ एनी थर्ड पर्सन और द थर्ड पार्टी इंटर्स इनटू अ सब्सिक्वेंट केस, तो उस केस में हम यहां पर उसको रेस जुडिकेटा से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर नट शेल में हम यहां पर समझने पर आ जाए, फाइनल टच देते हुए, तो यहां पर लिखा है बिटवीन दी सेम पार्टीज। तो सेम पार्टीज के बीच का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बिटवीन द सेम पार्टी।
इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सेम पीपल, इसका मतलब तो होता है सेम पर्सन या सेम पीपल, जो था वही। इसके अलावे इसमें इट ऑल्सो इंक्लूड्स एयर्स, ये भी इसमें आएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सक्सेसर्स। इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सही वर्ड आता है सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट, सक्सेसर इन इंटरेस्ट, INTEREST, सक्सेसर इन इंटरेस्ट। ये सब सेम पार्टी का मतलब है सेम पीपल, उसका एयर, उसका रिप्रेजेंटेटिव या सक्सेसर इन इंटरेस्ट। लेकिन अगर स्ट्रेंजर है तो उसको हम यहां पर नहीं काउंट करेंगे। ओके, तो यहां तक मैंने आपको सेम पार्टी का भी कॉन्सेप्ट डील कर दिया, फॉर्मर सूट बता दिया, सब बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर क्या मिलता है, बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, कॉमा। सब बता के फिर समरी करूंगा, आराम से सुन लेना आप लोग। मैं इतना इंटरप्रेट इसलिए कर रहा हूं, इतनी गहराई में इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट से सवाल पूछे, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। अभी कल परसों एक वीडियो आया, डाला था यूट्यूब पे, उसमें क्या बोलते हैं अपना बीएनएस के कुछ MCQs थे। एक बंदे ने जाके कमेंट कर दिया कि सर एपीओ के एग्जाम के लिए इतना इन डेप्थ सवाल नहीं पूछते। मैं लास्ट सेशन में भी यही बात कहा था कि जब इतना इन डेप्थ में नहीं पूछते हैं तो आप अगर वैसे लोग जज बनने लगे तो क्या सिचुएशन होगी। अगर वैसे लोग जज बन जाएं तो क्या होगा, उनको तो सब एग्जाम पास करना है कि भाई एग्जाम पास कर गया किसी भी तरीके से, दैट्स इट डन। जो सामने से कह रहा है इतना इन डेप्थ नहीं पूछता, मतलब वो एग्जाम के लिए पढ़ रहा है बस, कि बस एक बार नौकरी लग गई, कहानी खत्म। नाउ अब पॉइंट पर आते हैं। और कोई गारंटी नहीं कि वही सवाल पूछ दे, सर कोई फिर गारंटी कोर्ट नहीं में कि उसी गाली लेवल में सुनते पूछ दे। हाँ सर, कोर्ट में वो वकील से गाली सुनते हैं। हाँ, वो होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वकील लोग तो आकर ऑब्वियसली सुना ही देते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, 30-30 साल वाले सीनियर वकील आकर के सुना देते हैं, ऑब्वियस सी बात है। नाउ अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। इसमें हम लोग बात करेंगे बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। जब लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, खाली एक बार लिखने की जरूरत है। क्या बोला, पार्टीज अंडर होम, पार्टीज अंडर होम दे क्लेम और एनी ऑफ देम क्लेम। इसको अलग कर देंगे, पार्टीज अंडर होम दे क्लेम और एनी ऑफ देम क्लेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इस फ्रेज का मतलब, बेसिकली दिस इज अ फ्रेज। इस फ्रेज का मतलब क्या समझना चाहिए, बहुत मजेदार पार्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा है। ये क्या करता है, इस लाइन का मतलब है, इस फ्रेज का मतलब है, दिस इज वाइडनिंग द स्कोप ऑफ द रेस जुडिकेटा। गहराई से समझे, रेस जुडिकेटा का मतलब हम लोग नॉर्मली इतना ही बोलते हैं हमेशा, सर सेम पार्टी होगा, सर सेम टाइटल होगा, हाँ मैटर ऑलरेडी डिसाइड किया होगा, एक फॉर्मर सूट होगा, एक सबसिक्वेंट सूट होगा, जो कि चलेगा नहीं, उसका ट्रायल रुक जाएगा, बस हो गया रेस जुडिकेटा। इतना सब सही है सर, बिल्कुल है। लेकिन मेरा सवाल अगर मैं यहां से घुमा के निकालूं, इसमें क्या मतलब निकल जाएगा? इसका मतलब निकलता है जो एग्जैक्ट पर्सन, यानी ए वर्सेज बी ने अगर मुकदमा फाइल किया था, तो ए वर्सेज बी के अलावे भी कोई दूसरा पर्सन अगर आएगा तो भी रेस जुडिकेटा लग जाएगा। वो कैसे लगेगा वो देखिए। तो यहां पर इस फ्रेज का मतलब होता है, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सक्सेसर इन इंटरेस्ट। अच्छा, इसका मतलब भी बता रहा हूं, डोंट वरी। सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट का मतलब होता है those who derive their title, those who derive their rights, those who derive their interest from the original parties। इसका एग्जांपल समझिए, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान से सिर्फ सुनना अभी आप, या अपने आप को एग्जांपल में रखना, जैसे मैं कहता हूं मैं अपने आप को रखता हूं वैसे आप अपने आप को रखेंगे तो और जल्दी समझेंगे। सो
आपकी प्रॉपर्टी है, मैं मेरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं। अब वो मेरी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो मेरी जो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मेरी मर्जी मैं अपने बेटे को दूं, मेरी बेटी को दूं, मेरी गर्लफ्रेंड को दूं, मेरे गर्लफ्रेंड के बेटे को दूं, बेटी को दूं, किसी को भी दे सकता हूं। एक आइडियल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर हम लोग समझें, तो मान लीजिए आई एम दी ओनर ऑफ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मरते समय, और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, मान लीजिए 2.5 करोड़ के मेरे पास 4 फ्लैट्स थे। तो मैंने क्या किया, 2.5 करोड़ के 4 फ्लैट्स थे, तो एक फ्लैट मैंने मेरे बेटी को दे दिया, मेरे डॉटर को दे दिया, और 3 फ्लैट जो इधर बच गए, वो तीनों के तीनों फ्लैट्स मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के 3 बेटे बेटियों को दे दिया। मतलब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होगी, उसको मैंने दे दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, झगड़ा तो होगा, मेरे बच्चे भी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मेरे मरने के बाद मेरे को खूब मारेंगे चप्पल से, जूते से। ये तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है। उनको तो लगेगा कि यार मेरा बाप तो ठरकी था, घटिया आदमी था, मतलब अपने बच्चों को ना देके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बच्चों को देके गया। तो ऑब्वियस सी बात है, झगड़े तो होंगे। तो नाउ इन दिस सिचुएशन, अब यहां पर क्या हो गया कि जो ये 3 लोग जिनको खिलाफ ये मुकदमा लाएगा, मेरा बच्चा या मेरी बीवी जो भी है, जो लेके आएंगे मुकदमा, ये 3 लोग कौन है जिनको मैंने 3 फ्लैट्स दिए? ये लोग मेरे विल की वजह से, मेरे वसीयत की वजह से ये मेरी प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट। इनको हम कहेंगे सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इनको जो मेरा फ्लैट था, मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरे 3 फ्लैट थे जिसकी वैल्यू एक फ्लैट की वैल्यू 2.5 करोड़ थी, मैंने 3 फ्लैट दे दिए 7.5 करोड़ के लोगों को। वो कहां से आया? मैं हूं ओरिजिनल पार्टी, और मेरा वाला राइट्स उनको ट्रांसफर हो गया, मेरा वाला टाइटल उनको ट्रांसफर हो गया, मेरा वाला इंटरेस्ट उनको ट्रांसफर हो गया, ड्यू टू विल, विल की वजह से। अब यहां पर सपोज कीजिए कि ये दोनों झगड़ा कर लें। अब यहां पर मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, सब आ गए। ये तीनों मिल करके बेचारी, मेरे जो बेचारी ही कहूंगा मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको बहुत प्यार करता था, उनके तीनों बच्चों के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दिया। ठीक। अब फर्स्ट सूट जो आया वो ये आया। इन केस अनफॉर्चुनेट, अगर इनके बच्चे या मेरी यहां पर मान लीजिए एक्स गर्लफ्रेंड भी हो, उनको भी पार्टी बना दिया, तो अगर इनमें से कोई भी एक मर गया या किसी को कुछ हो गया, तो उनके लीगल एयर आ जाएंगे, उनका एलआर आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो अब यहां पर सवाल मेरा सीधा ये है कि अब मेरे बच्चों ने यहां पर इनके खिलाफ केस फाइल किया, इनके मरने के बाद इनके एलआर पार्टी हो जाएंगे, तो क्या अगर सेकंड सूट फाइल होता है, सेकंड सूट में एलआर आ जाएगा, इनके वाले पहले सूट का एलआर आएगा, तो क्या इस पर रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा आसान भाषा में आपके लिए शेयर करूं, टेक्निकल लैंग्वेज को और आसान कर दूं, तो इसका पहला मतलब तो आप लिख लीजिए, सक्सेसर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, इसको एकदम सिंपल भाषा में समझना है, इसको मतलब डे टू डे लाइफ में समझेंगे। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सक्सेसर इन इंटरेस्ट का मतलब समझ, INTEREST, सक्सेसर्स इन इंटरेस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब होता है दोस हु डिराइव their title, comma, right or interest, INTEREST, interest from the original parties। अब वो तरीका कुछ कोई भी हो सकता है, ओरिजिनल पार्टीज। अच्छा, वो तो मैंने मर गया था, चलो मैं जिंदा रहते भी ऐसा कर सकता हूं। भाई मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसमें मेरे बच्चे मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो बस यहां पर आपको ये मैं कहना चाह रहा हूं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको राइट, टाइटल, इंटरेस्ट ओरिजिनल पार्टी से मिलता है। तो ओरिजिनल पार्टी तो मान लीजिए मैं हूं, या ओरिजिनल पार्टी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, ओरिजिनल पार्टी मेरे बच्चे हैं,
अगर उनके बीच में कुछ हो गया, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है, तो उसके बाद जो निकल के आएंगे उसके ऊपर भी रिस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, इफ समवन claims through or someone claims under a party earlier in the suit, यानी अगर ए एक पर्सन और बी एक पर्सन केस फाइल कर रहे थे, लड़ रहे थे, और दूसरा बंदा सी यहां पर आ गया था, और ये या तो एलआर की हैसियत से आ जाए या एयर के हैसियत से आ जाए, या ये ट्रांसफरी की हैसियत, ट्रांसफरी क्यों, क्योंकि ये ने सेल कर दिया था प्रॉपर्टी सी को. सो अगर ये ट्रांसफरी की हैसियत से आ जाए, ये असाइनी की हैसियत से आ जाए, ये परचेजर की हैसियत से आ जाए, तो इनके बीच में भी जो अगर मामला चलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, बाउंड बाय द अर्लियर डिसीजंस. यानी ए वर्सेज बी का जो मुकदमा है वो यहां पर सी वर्सेज बी में या इनके नीचे जितने लोग आएंगे सब पर क्या होगा, बाउंड होगा. तो एक लाइन नोट कर लेंगे आप, इफ समवन, समवन कोई भी, क्लेम्स अगर कोई भी दावेदारी करता है, समवन क्लेम्स थ्रू और अंडर ए पार्टी in the earlier suit like an heir, एग्जाम्पल के तौर पे एक और क्या होता है अपना रिप्रेजेंट, एलआर रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांसफरी, परचेजर, परचेजर PURCHASER परचेजर, असाइनी, एटीसी कर देता हूं. तो ये सब भी क्या होंगे, बाउंड होंगे, आर बाउंड बाय द अर्लियर डिसीजन, बाउंड बाय द अर्लियर डिसीजन, बाउंड बाय द अर्लियर डिसीजंस. और सिंपल मैं एग्जांपल और भी दूंगा ढेर सारे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है. फाइनली इन सिंपल वर्ड्स, एकदम आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में अगर समझें, इवन इफ एक व्यक्ति हु वाज नॉट पर्सनली पार्टी इन द अर्लियर सूट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई पर्सन, अगर कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति जो कि पहले वाले सूट में पार्टी नहीं था, who was not personally a party in the earlier suit, और वो व्यक्ति अगर दावेदारी करता है, वो व्यक्ति अगर राइट्स क्लेम करता है थ्रू सम वन हु हैज अ पार्टी, हु वाज अ पार्टी, तो उसको भी हम सेम पार्टी ही मानेंगे और उसके ऊपर भी रेस जुडिकेटा बार हो जाएगा. नाउ सी, अब इसका एग्जांपल सिंपल एकदम आसान आसान वाला देता हूं. ए नाम का पर्सन है, बी के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दिया, जो पुराना एग्जांपल लिया था उसी को रिपीट करता हूं, ओनरशिप के लिए. कोर्ट ने कहा कि भैया बी, सॉरी ए कर देता हूं इस बार, कोर्ट ने कहा कि ए इज द पर्सन जो क्या है, ओनर है. अब एक सब्सिक्वेंट सूट आता है, ये फर्स्ट सूट है, ये सेकंड सूट है. सेकंड सूट में क्या होता है, कोर्ट ने तो यहां डिसाइड कर दिया, सेकंड सूट में क्या होता है कि ए के मरने के बाद ए का बेटा, एज सन, उसका लीगल एयर, अगेन सेम प्रॉपर्टी पर, अच्छा यहां पर बी को लाना पड़ेगा, थोड़ा गड़बड़ है, रुकिए 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 रुकिए, यहां पर बी को बना देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए. ओके, पहले वाले में ए आ गया, बी इज दी ओनर, ठीक है. अब दूसरे केस में ए का बेटा लीगल एयर बी के खिलाफ उसी प्रॉपर्टी को लेकर के उसी का ओनरशिप मांगते हुए कोर्ट में केस फाइल करता है, फॉर द सेम लैंड, फॉर द सेम प्रॉपर्टी. नाउ अब ए तो है नहीं पर्सनली जिंदा, ए तो मर चुका है, लेकिन ए जो अपने आप को कोर्ट में फाइल करके दिखा रहा है, केस में लेके आ रहा है, हु इज ए, ए की स्टेटस क्या है, ए का लोकस, सॉरी ए के बच्चे का लोकस स्टैंडाई क्या है, ए के बच्चे का लोकस स्टैंडाई है कि वो ए का बेटा है. तो यहां पर ए का बेटा है, तो क्या हुआ,
ए और बी के बीच में ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि भैया बी इस केस के हिसाब से ओनर है, तो ये वाला जो जजमेंट है फर्स्ट केस का, ये वाला जो डिक्री है फर्स्ट केस का, ये ए के बेटे के ऊपर भी लागू होगा, बाइंडिंग इन नेचर होगा, इसको ये मानना पड़ेगा। और अगर ये सूट लाता है दोबारा तो ये सूट रेस जुडिकेटा से सेक्शन 11 से बाहर हो जाएगा। सिंपल है। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ट्रांसफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा समझते हैं। ट्रांसफरी, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं उसमें दो पार्टीज अपने आप निकल के आती है। एक होता है जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, उसको कहते हैं ट्रांसफेरर, ट्रांसफेरर। दूसरा वो होता है जिसको कहते हैं ट्रांसफरी, यानी जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है वो तो है ट्रांसफेरर, और जिसको मिल रहा है वो है ट्रांसफरी। नाउ मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, एक्स नाम का पर्सन है, वाई के खिलाफ केस फाइल करता है। एक्स कहता है कोर्ट में जाके कि जनाब जिस प्रॉपर्टी पर वाई ने कब्जा कर रखा है वो प्रॉपर्टी वास्तविकता में मेरी है एंड आई बिलोंग टू दैट प्रॉपर्टी। मेरे को प्रॉपर्टी का क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए हुजूर। कोर्ट ने क्या किया, एक्स की दावेदारी को मान लीजिए कि खारिज कर दिया, एक्स के क्लेम को डिसमिस कर दिया, खत्म कर दिया। पेट में दर्द हुआ भाई साहब एक्स को। सेकेंड सूट जब एक्स भाई साहब फिर से खुजली करके लाते हैं, एक्स ने क्या किया, सेम प्रॉपर्टी पर सेम पॉइंट पर एक्स ने सेम प्रॉपर्टी पर मुकदमा फाइल किया, लेकिन इस बार जेड के खिलाफ मुकदमा फाइल किया। अब ये जेड कौन है? जेड कौन है? जेड वो पर्सन है जिसने वाई से प्रॉपर्टी परचेज करी थी या जेड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके आई थी। सो यहां पर अगर मान लीजिए एक्स ने जेड के खिलाफ अगर मुकदमा फाइल कर दिया तो फर्स्ट सूट वाला जो डिक्री है वो सेकंड केस पर बाइंडिंग हो जाएगा। तो जेड कौन है? जेड इज द ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी है तो क्या हुआ, यहां पर वो रेस जुडिकेटा से बाहर हो जाएगा। एक और खराब सिचुएशन समझिए, मान लीजिए कि कोर्ट में एक मामला चल रहा था। अब देखिए टेक्निकल पे मत जाना, रियल लाइफ में बहुत कुछ अजीब होता है। मेरे एक स्टूडेंट थे पहले, बिहार में एक जगह है गया, सबको पता होगा गया, और बुद्ध भगवान की धरती कहते हैं, लैंड ऑफ बुद्धा। वहां पर सब थाईलैंड, जापान, चाइना सब जगह से लोग आते हैं। तो कहानी ये है, फैक्ट शॉर्ट में ये है कि वहां पर है पहाड़, बहुत ज्यादा पहाड़ है। तो जो मेरे स्टूडेंट है उनके पिताजी, वो एक्चुअली मारवाड़ी है, तो पैसे की कमी थी नहीं, मेहनत मेहनत मतलब मारवाड़ी मतलब मेहनत ही। तो वही उसके पिताजी ने क्या किया था, ढेर सारा पहाड़ खरीद के रख लिया था। उस जमाने में सरकार से पहाड़ ले लिया था, लीज पर मिलती थी, ले लिया। वो करते क्या थे पहाड़ का? अब आप बोलेंगे सर पहाड़ क्यों कोई क्यों खरीदेगा भला? बिजनेस अपॉर्चुनिटी है भाई। वो करते क्या थे कि पहाड़ को तोड़ते थे, और तोड़ने के बाद गिट्टी बनती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर को तोड़ते थे, और जो गिट्टी बनता था उसको फिर आगे सेल करते थे, ट्रक के ट्रक बेचते थे, वहां से उनका इनकम होता था। बीच में अगर मान लीजिए कोई मिनरल्स मिल गया, खनिज वगैरह मिल गया, तो फिर वो भी उनका रहा, उसको भी बेच देते थे, वो उससे भी सेल करके पैसा कमाते थे। अब उन्होंने तो पहाड़ लिया और वो मर गए, उनके नीचे उनका बेटा आ गया। अब अगर सरकार अब उसके खिलाफ केस फाइल कर चुकी है। अब कहती है कि सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, आपको जो लीज जिसने दिया था, जिस डीएम ने दिया था, वो गलत तरीके से दिया था। अरे भाई, तो गलत तरीके से दिया था, तुम डीएम से निपटोगे कि मेरे से निपटोगे? अगेन सरकार में क्या अंधा कानून है, वही वाली बात है, कानून तो लोगों को पता ही नहीं है, सही बात ये कहा जाए। अब मुद्दा ये है कि भाई तुम्हारे बाप ने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो तुम पर भी ये मामला क्यों? क्योंकि यू आर द एलआर, यू आर द एयर, यू आर दी ट्रांसफरी। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी वहां से उठ के तुम्हारे पास आई, मतलब वो पहाड़ का मालिक अब तुम हो गए इनडायरेक्टली। सो नाउ द सीन हियर इज कि मान लीजिए कि यहां पर एक सिचुएशन, एक अलग सिचुएशन भी और मैं डील करता हूं। मान लीजिए एक्स नाम का पर्सन है,
अब एक्स नाम के पर्सन ने वाई के खिलाफ मुकदमा फाइल किया इन द सेट केस नंबर 1। जब ये मुकदमा पेंडिंग था मान लीजिए, तो कानून के हिसाब से तो नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि एक सिचुएशन हाइपोथेटिकल ले लें, एक्स ने इस प्रॉपर्टी को जेड को बेच दिया। ठीक, जब ये मामला पेंडिंग था कोर्ट में, एक्स ने प्रॉपर्टी को, मान लीजिए जेड जले हटा देता हूं, पी को बेच दिया, पी को बेच दिया। अब जब पी को बेच दिया, होता है, इसको मैं रियल में बताऊं, एक्स बीच छोड़ देते हैं, हटा देते हैं और आसान करता हूं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा कमजोर आदमी, मतलब गुंडागर्दी नहीं कर सकते, सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, और आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गुंडा टाइप का आदमी, एंटी सोशल एलिमेंट पहुंच गया, आप क्या करेंगे? आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, सिविल मैटर ला सकते हैं। आपको पता है कि ये गुंडा है, कौन है? वाई जो है सोशल एलिमेंट है, सोशल सॉरी अपना एंटी एलिमेंट है। नाउ अब ये गुंडा छोटा मोटा गुंडा है, तो आप क्या करते हैं? आप बड़े गुंडे के पास चले जाते हैं, इससे बड़ा, वाई से भी बड़ा ये गुंडा है, मान लीजिए पी, उसके पास चले गए और उसको कहा कि देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं तुमको 1 करोड़ में दे दूंगा, ये 2 करोड़ में दे दूंगा, 3 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हो रहा है पी को। बट ये लग गया है। अब क्या होता है कि एक्स ने प्रॉपर्टी सेल कर दी पी को, अब पी बड़ा गुंडा, पी हो गया मालिक, और पी बोला कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, तुम दे दो मेरे को, सेल कर दो, मैं देख लूंगा, कोर्ट में देखना है, कहाँ देखना, सब देख लेंगे। अब पी जो है, अब यहाँ पर मामला आ रहा है। सो अब यहाँ पर अगर एक्स की जगह पर पी आ गया, तो यहाँ पर तो मामला हो गया पी वर्सेज वाई। अब वाई छोटा गुंडा वर्सेज पी बड़ा गुंडा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर मामला कुछ डिसाइड होगा फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में क्या होगा अगेन। तो बस नटशेल में ये समझिए कि ओरिजिनल मालिक या ओरिजिनल पार्टी, ओरिजिनल पर्सन के बाद जो कोई भी किसी भी तरीके से जुड़ के आए, सक्सेसर इन इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी रेस जूडिकेटा का कॉन्सेप्ट बाइंडिंग होता है, सेक्शन 11 अप्लीकेबल होता है। नाउ ये सारे एग्जांपल्स आ गए, और भी एग्जांपल कहेंगे तो और भी दे दूंगा, आई डोंट थिंक सो अब जरूरत पड़ेगी, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए एक लास्ट एग्जांपल, ए नाम का एक पर्सन ले लेते हैं, बी के खिलाफ केस फाइल किया, जस्ट से टाइटल के लिए फाइल किया। कोर्ट ने कहा बी इज द पर्सन हु इज होल्डिंग द टाइटल, वो मालिक है, टाइटल है उसका है। एक सब्सिक्वेंट सूट आता है, सेकंड नंबर सूट, एक अननोन पर्सन स्ट्रेंजर सी पहुंच गया, एंट्री ले ली, न ए से न बी से कनेक्टेड है, ये आकर के केस फाइल करता है। सो नाउ सी इज द पर्सन टोटली अननोन, ये आके भाई साहब बी के खिलाफ मुकदमा फाइल करता है। क्यों? क्योंकि पहले केस में बी क्या हो गया है, टाइटल होल्डर निकल गया, टाइटल इसके नाम पे कोर्ट ने दे दिया, तो सी आके बी के खिलाफ मुकदमा फाइल करता है। नाउ अब सवाल यहां पर मेरा सीधा आप लोगों से है, इसका जरा जवाब देना, क्या इस सेकंड नंबर सूट में जो सी वर्सेज बी है, इसमें रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन होगा कि नहीं? टू द पॉइंट, इसमें हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अप्लाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा मैडम? क्योंकि सर जो सी है वो ओरिजिनल पर्सन है, जो उनका कुछ भी नहीं लगता। बिल्कुल सही जवाब है सर। हाँ सर, आप बताएं। सर क्वेश्चन रिपीट की पूछ रहे थे, हमको कह रहे थे। ये हम तो आंसर ही खत्म हो गए। आंसर ही आ गया सर। मैडम ने जो कहा। सर इसमें हाँ जी बताइए। सर, इसमें यही है ना कि कॉमन, अगर कॉमन हो या ना हो पार्टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इशू सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए। सेम पार्टी के बीच होना चाहिए, टाइटल तो बता ही दिया आप लोगों को, सेम पार्टी के बीच में होना चाहिए। और अच्छा, पार्टीज हो और पार्टी से कनेक्टेड हो तो भी चल लगता है। मतलब अगर ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब दिल्ली में पूछते हैं सवाल, दिल्ली का लोअर जुडिशरी में पूछते हैं, हायर में भी पूछेंगे, हरियाणा के आपके एडीजे में पूछेंगे, एडीजे वालों के लिए सर पूछेंगे। इसी से रिलेटेड एक सर मैंने व्हाट्सएप किया है सर, अभी इसमें यही था, एक हाँ केस साइज फॉर दास स्टेट ऑफ एमपी, उसमें अच्छा यही चीज क्लियर की है कि कॉमन पार्टीज लिटिगेंट्स के बीच में मस्ट बी नॉट बी कॉमन ना हो, लेकिन नेसेसरी है कि इशू
बिटवीन पार्टीज होना चाहिए जो हम्म। क्लेम कर रहे हैं। हाँ, पार्टीज पार्टीज सेम नहीं हो तो भी चलता है। यहाँ सेम पार्टी का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि वो सक्सेसर होगा तो भी चलेगा, लीगल एयर होगा जी तो सर। भी चलेगा। तो एकदम एकदम ओपन करके बता दिया। तो यहाँ पर जो मैडम ने कहा बिल्कुल सही कहा, बिकॉज सी इज द स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर अगर ये भाई साहब आ गया तो इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों के बीच में यहाँ पर नहीं लगेगा, रेस जुडिकेटा का एप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 11 नहीं लगेगा। तो चलिए फाइनल टच इसको दे देते हैं, इस पॉइंट को। इसका मतलब ये हो गया, जो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी थी यहाँ पर, पार्टीज कहाँ गया, पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ दे क्लेम। इसका मतलब मैं आपको एकदम फाइनल बताता हूँ क्या क्या चीजें आ सकती। सो पार्टीज, अब बेयर एक्ट में जगह है तो वहां मार्क करके लिख लो, हाईलाइट करके आप लिख लो या नोटबुक में लिख लो आप। सो पार्टीज अंडर, ये देखिए ट्रिक है, जब रियल लाइफ में आएंगे तो ट्रिक है। जब दो आदमी आपस में लड़ रहा है तो तीसरे अननोन आदमी को घुसा दो, दूर का रिश्तेदार को घुसा दो, पार्टी बना करके डाल दो। अब उसके ऊपर तो बार नहीं होगा, अब तो नया फ्रेश सूट लेकर के प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। ये सब प्रॉपर्टी हड़पने के सब फंडे हैं। सिविल मैटर में प्रॉपर्टी ही हड़पा जाता है एक दूसरे का, इसी के लिए ये सब चलता ही। देखिए ये आपको बताऊं, ये सब हम लोग एज ए लॉयर हम लोग पढ़ते हैं। वो जो यूपी में कौन मारा गया, क्या नाम था उसका, जिसको ऑन कैमरा मारा गया था गोली सिर में, क्या नाम था भाई साहब उनका, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। अतीक, सॉरी, हाँ अतीक अहमद, राइट। अतीक अहमद। जी जी बिल्कुल सही, अतीक अहमद। तो उसका कांड कितना बड़ा था भाई, हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, वो लोग लॉ खेलता है। करता क्या था कि अब तो वो गुंडा आदमी था, एंटी सोशल एलिमेंट था, सबको पता था। अब उसने क्या किया कि जिसका भी घर उसको लेना होता था, कब्जा करना होता था, उसको वो चेक से पैसा देता था, उसके अकाउंट में जाके पैसा डाल देता था। अब चेक से दे दिया 1 करोड़ रुपया मान लीजिए, डाल दिया, और बाद में उससे कैश ले लेता था। 1 करोड़ दिया और 1 करोड़ इधर से ले लिया। अब कागज पे तो दिख रहा है कि 1 करोड़ में हमने इनको बेचा है, अकाउंट नंबर खाली मिल जाएगा, वो बस इतना ही, अकाउंट नंबर मिला, पैसा डाल देता था और फिर वापस उसे अपना तरीका से ले लेता था। दिस इज द सिचुएशन। तो उन लोग कानून का लूप होल ढूंढता है, हम लोग सीखते हैं, वो लोग कर देता है। हम लोग जानते हैं, हम ही लोग बताते हैं और हम ही लोग बताते हैं, बचाते भी और बताते भी। ना पार्टीज तो वैसे भी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी एक, जी जी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ले ली तो भी ऐसे हाँ, वैसे ही करके आता है। एक्चुअल मनी तो इनका भी है भाई, अब ये लोग भी राजा हैं। वो पहले वाला जमाना जो हम लोगों के टाइम पे टीचर्स हम लोग को सिखाते थे, बुरे काम का बुरा नतीजा, हाँ भाई चाचा हाँ भतीजा, मेरे को तो नहीं लग रहा है कहीं पर बुरे काम का बुरा नतीजा। इतने बड़े बड़े लोग जो हैं सब, मैं मतलब देखता हूँ कि पहले हमारे यहाँ एक पेट्रोल चोरी करता था पेट्रोल पंप पर, और चोरी करते करते भाई साहब वो मिनिस्टर हो गया, और मिनिस्टर होकर अपने बच्चों को अमेरिका में सेटल कर दिया और खुद ही भाग गया। तो अब देखिए, मिनिस्टर होने के बाद इतने ना फैसिलिटीज मिल जाती हैं, आपका पासपोर्ट ही बदल जाता है, आप आम आदमी कंसीडर ही नहीं होते सर हैं। सर आज की डेट में कहाँ है ठीक है, ये देख लीजिए आप, पूरा नतीजा तो वही सर। वो ठीक है, लेकिन अब उसका खानदान तो आगे पीछे कुछ ना कुछ तो खा ही रहा होगा, पका ही रहा होगा। अब ऐसा तो नहीं कि सबके कुछ सब नहीं रोड सर, पे आ जाए। बर्बाद सर। 4 पीढ़ी तक तो कोई इनका नाम जानेगा नहीं, 5 पीढ़ी तक। अब हो सकता है, मैं तो नहीं जानता, बट हमारे यहाँ तो सब मजे से रह रहे हैं मैडम। जगह जगह की बात है, ये तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना जगह जगह की बात है, कहीं दिन है कहीं रात है। हमारे यहाँ रात है तो यूएस में दिन है, तो ये वाली बात है। ये सब पप्पू यादव, सब पप्पू भी यादव कितने बजे से। अब देखिए पप्पू यादव को देख लीजिए, उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा था पप्पू यादव जी के ऊपर, अभी एमपी हैं, दिन दहाड़े 108 गोली मरवा दिया था। सब जानते हैं, लेकिन किसी ने आज तक गवाही नहीं दी, क्योंकि डर गए लोग इतना इनोसेंट कि बनता है सर, हाँ, इनोसेंट भी तो बनता है सर। अभी क्या किया जा सकता है। हमारे यहाँ एक वकील साहब कहता हैं। मेरे पास एक पैसा नहीं है अब। समय समय की बात है कि जब वो होम मिनिस्टर थे तब ये जेल में गया, और बताओ ये बने तो हो गए। बिल्कुल। बात तो सही है। अभी उसी को छोड़ दीजिए ना भाई, अपने अभी होम मिनिस्टर के बारे में किसको नहीं पता है। कल भी एक मैंने वीडियो अचानक ऐसी इसको मिल गई, वो हरिन पांड्या के बारे में। वही हरिन पांड्या के जी मर्डर के मामले में बड़ा एलिगेशन आ रहा था, जी जी मोदी जी के बारे जी में कह रहे थे। जी। भाई क्या सच है क्या झूठ है कौन जानना ही है, बट कुछ ना कुछ लगता है सुनने के बाद कि हाँ मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। चलिए फिलहाल, पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, इसका मतलब क्या होता है। इसका में मतलब सिंपल है कि हम बात कर रहे हैं पार्टीज अंडर होम, तो पार्टी तो भैया ए था, अब ए के नीचे उसका सक्सेसर आ जाएगा, सक्सेसर, उसमें आ जाएगा ट्रांसफरी।
इसमें आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव एक छाते के नीचे सर, एक छाते के नीचे सर। जी ऑफ द ओरिजिनल पार्टीज। ओरिजिनल पार्टीज के ये सब जो हैं वो सब के सब यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसको हम कह सकते हैं दे स्टैंड इन द सेम लीगल शू। इसका टेक्निकल जो मीनिंग इस्तेमाल होता है कोर्ट्स में उसको हम कहते हैं सेम लीगल शूज। ऐसे सवाल मिलेंगे टेढ़े मेढ़े, और ये सवाल मैं बता तो रहा हूँ एडीजी में ही मिलेंगे, और अगर सिविल जज में बात करें तो उसमें तो पक्का मिलता है दिल्ली में, और जो लोग डीयू में पढ़ते हैं उनको इस तरह के प्रॉब्लम से रूबरू होना पड़ता है। बाकी स्टेट्स में इस तरह के सवाल पूछते हैं तो एडीजे में पूछेंगे, लोअर डिवीजन में नहीं। नाउ तीसरी बात ये हो गई, दूसरी बात। तीसरी बात स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स जिसका कुछ लेना देना नहीं है टाइटल से आर नॉट अफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, इन पे इनका रिस जुडिकेटा से कुछ भी बार नहीं होता है। अब इन सब जितनी भी मैंने बातें बताई हैं इन सब के सपोर्ट में मैं आपको केस भी दे रहा हूं, सो डोंट वरी। एक केस हुआ था, बड़ा पुराना केस है बट लैंडमार्क है, 1953। केस का नाम है श्रीमती राजलक्ष्मी LAKSHMI लक्ष्मी दासी वर्सेज बानामाली सेन। बनमाली, बनमाली, बाना लिखते होंगे, बनमाली पढ़ लेंगे, बनमाली सेन। सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड है। इसमें मैटर ये था कि देयर वाज ए डिस्प्यूट ओवर द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लेकर के झगड़ा था। इसमें जो पहला सूट फाइल किया उस केस में, उस सूट में कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप राइट्स किसके पास है, ये उन्होंने डिसाइड कर दिया। बाद में क्या होता है, उनके जो लीगल एयर्स होते हैं वो फिर से दोबारा केस को लेके आते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट हरकत में आई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एयर्स, लीगल एयर जो हैं वो क्लेमिंग अंडर दी प्रीडिसेसर्स। प्रीडिसेसर्स मतलब जो पहले केस फाइल कर चुके थे उन्हीं के अंदर तो ये फाइल कर रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो ए पार्टी। मतलब बाप ने केस लड़ा तो बाप के कर्मों की सजा बच्चों को ही मिलती है, वही सिंपल भाषा में। तो वही बात हो गई कि यहाँ पर बाप ने केस लड़ा, बाप अगर जीत गया था तो बेटे को मिलेगा, अगर बाप केस लड़ते लड़ते हार गया तो बेटा भी हार गया। यही बात इसमें मोटे तौर पे कही, और कोर्ट ने कहा जो पहले वाला केस का जजमेंट है उससे ही सब बाइंड है और केस दोबारा नहीं खुलेगा, ये रेस जुडिकेटा से बार हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा और इजी कर देता हूं। देयर वाज अ डिस्प्यूट ओवर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के ओनरशिप का डिस्प्यूट था। पहला जो केस इसमें आया था, फर्स्ट केस, इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि ओनरशिप राइट्स अगेंस्ट द प्रीडिसेसर, PREDECESSOR, प्रीडिसेसर। और जब दूसरा केस ये आता है तो इसमें क्या होता है, लीगल एयर्स आ जाते हैं, तो लीगल एयर्स एंट्री मारते हैं। अब लीगल एयर्स आकर के दोबारा से केस को फाइल करते हैं। सो द लीगल एयर्स ट्राइड टू रिलिटिगेट, ऐसा लिख सकते हैं, ट्राइड टू रीलिटिगेट, दोबारा से केस फाइल करते हैं ऑन द रिलिटिगेटेड ऑन द सेम इशू, सेम इशू पर। तो कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेस जुडिकेटा से बाहर है। क्यों रेस जुडिकेटा लगा, तो बात सीधी सी बता दी कि दे आर क्लेमिंग अंडर देयर प्रीडिसेसर। कारण क्या है, रीजन क्या है, रीजन भी बता दे रहा हूं, क्लेमिंग अंडर देयर प्रीडिसेसर। ओके, उसी तरीके से एक और केस मैं आपको शेयर कर देता हूं, इसमें भी सेम कहानी है, सिर्फ साइटेशन आपको बताता हूं, सब कुछ वही सेम है। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस कोकी लिगड़ा, कोकी लिगड़ा, GADA लिगड़ा, मिरैया, MERAYYA। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वैसे कोकी लिगड़ा मिरैया
1969 का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। सेम कहानी, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा पार्टीज के ऊपर, बट ऑल्सो द पार्टी क्लेमिंग अंडर द सेम प्रेडिसेसर। तीसरा अगर मामला मैं आपको दूं तो एक और केस है मेरे पास, सेम कहानी है, बस आपके एग्जाम के पर्पज से दे रहा। महबूब साहब वर्सेस सैयद इस्माइल। सैयद इस्माइल, इसकी बात करेंगे तो ये साहब था केस 1995 का, सुप्रीम कोर्ट 1205। इसमें कहा कि ट्रांसफरी जो होता है वो केस लेके आए, तो कोर्ट ने कहा कि भैया तुम लोग सब एक ही जूते से निकल के आए हो, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, सब के सब पुराने पार्टी से जुड़े हुए हो। तो फाइनल टच तो आपको मैंने सारा बता ही दिया कि लिटिगेटिंग अंडर द सेम पार्टी का मतलब क्या है। तो इसको मैं पहले यहां पर कर देता हूं स्टॉप।